जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल किस तरह से चलता है, प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, वाई प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ाते हैं आप लोगों को, या प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है, क्यों सीखी जाती है। टू लर्न हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो जब आपने ये लर्न करना हो कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क कर रहा है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब हम सॉफ्टवेयर कब बनाते हैं, जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, गेम्स, बिजनेस, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, नेटवर्क, विच आर ऑल प्रोग्राम्स। अब जो जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हैं या जो बिजनेस में यूज़ हो रही हैं, साइंस इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही हैं, नेटवर्किंग में यूज़ हो रही हैं, जितनी भी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, जिस जिस फील्ड में भी वो यूज़ हो रही हैं, वो उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रोग्रामिंग करते हैं। To build foundation for understanding specific area of CS, curricular, data structures, database system, operating system, network systems, etc. अब ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी आगे आप ये डेटाबेस सिस्टम्स हैं या जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, हर जगह पे प्रोग्रामिंग यूज होती है, हर हर फील्ड में प्रोग्रामिंग यूज होती है। तो आप लोगों की एक फाउंडेशन बनाने के लिए आप लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्रामर्स ट्रांसलेट द सॉल्यूशन और टास्क इनटू अ लैंग्वेज द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। अब कोई भी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, उसके सोल्यूशन के लिए आप लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, और वो प्रोग्रामर्स किस लैंग्वेज में लिखते हैं, उस लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि कंपाइलर को समझ आ सके। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, कुछ कंपाइलर यूज कर रही हैं ट्रांसलेशन के लिए, कुछ इंटरप्रेटर यूज कर रही हैं। तो ऐसी लैंग्वेज यूज करके प्रोग्रामर्स जो हैं वो उसका जो प्रॉब्लम उन्हें गिवन दी जाती है उसका सोल्यूशन लिखते हैं। As we write programs, we must keep in mind that computer will only do what we instruct it to do. अब जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि बेसिकली आप खुद कंप्यूटर को बता रहे हैं, आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उसने क्या करना है। आप कंप्यूटर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपने लैंग्वेज में कोई मिस्टेक कर दी है, कुछ कर दिया तो कंप्यूटर उसको समझ सके, या आपने लॉजिक ही गलत बनाई है तो कंप्यूटर खुद से उसे ठीक लॉजिक बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जो कंप्यूटर को बताया है वो एग्जैक्टली उसने वैसे ही एक्ट करना है। Because of this, we must be very careful and thorough with our instructions. इस वजह से हमें अपनी instructions के साथ बहुत careful होना है, क्योंकि एक specific language आप use कर रहे हैं, compiler को वो language समझ आ रही है, आप जितने भी उसमें mistakes करेंगे आप लोगों को errors होंगे, क्योंकि ना तो वो compiler को समझ आएगी, और कोई भी आप गलत लॉजिक बना रहे हैं तो जाहिर है आपको उसका रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद से जो है वो कुछ नहीं करेगा, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करेगा। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करते हैं। अब ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स क्यों देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आप एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम किस लिए लिखते हैं, जब आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। ठीक है, जिस मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप लोगों ने कोई बड़े जो है वो नंबर्स को
उनकी कैलकुलेशन करनी है आपस में, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जो किसी भी बड़े इंटीजर वैल्यूज़ की नंबर्स की एडिशन कर सके, ठीक है। आप उसका एक सोल्यूशन देंगे। तो प्रॉब्लम, जब भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाती है, या जैसे हम आज मैं आपको आगे जो प्रोग्राम्स दूंगी उनकी स्टेटमेंट दी जाएगी, तो उसका सॉल्व करने का मेथड क्या है जो यूज होता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। The initial step is to inspect the issue to be solved. A unique problem may have a wide range of solutions, yet they will all have something in common. The developer tries to work out precisely what the program will be required to do. The issue is characterized by completing a starter analysis. Characterizing a problem encourages us to comprehend the issue clear. This procedure is called program analysis. The major task to be considered by analyzing the problem include. अच्छा, सबसे पहले जब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, तो सबसे पहले आपको उसको एनालाइज करना है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या और उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जो है वो प्रिसाइजली देखना है कि आपको कौन सा सोल्यूशन जो है वो बेस्ट सूट करेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे किसी भी प्रोग्राम की, तो डायरेक्ट आप प्रोग्राम लिखना नहीं शुरू कर देंगे। आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि यार इसने इसमें पूछा क्या क्या, इसमें किस चीज़ का सोल्यूशन मांगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम एनालाइज में सबसे पहले क्या होता है, एनालाइज इनपुट्स रिक्वायर्ड। In this step, first the input source is analyzed, then the input values and their types are specified, also allowable range and limitations are specified. अब आपने देखना है कि जो आपका प्रोग्राम है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कि क्या इसमें कोई इनपुट देने की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अगर प्रोग्राम में ये है कि आपने जो है वो दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, लेकिन आपको नंबर्स नहीं बताए गए, तो उसमें क्या है, उसमें आपको पता चलेगा कि आपने स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चलेगा कि अगर दो नंबर्स की एडिशन करानी है, तो इट मीन्स वो दो नंबर्स आपने उसे इनपुट देने हैं प्रोग्राम को, तभी वो उन दो नंबर्स की एडिशन करे, ठीक है। फिर किस टाइप के नंबर्स की एडिशन करनी है, आपने सिंपल डेसिमल की करनी है, जो या जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, फ्लोट नंबर्स हम उन्हें बोलते हैं, उनकी एडिशन करनी है। ये सब कुछ आपने जो है वो एनालाइज करना होता है कि इस प्रोग्राम में इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है, या आपने कोई इस प्रोग्राम में कैरेक्टर इनपुट देना है जो प्रोग्राम में यूज होगा। फिर आपने एनालाइज आउटपुट रिक्वायर्ड। For output, the total number of values and their types are analyzed. To understand the output values, the user interface like headings, output text should be specified. फिर आपने देखना है कि ये जो आपको प्रोग्राम स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब अगर उन्होंने दो नंबर्स का आपसे सम पूछा हुआ है, तो जाहिर है आपने आउटपुट पे वो सम वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। और साथ में अगर आपने उसके कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है कि द सम ऑफ टू वैल्यूज इज, या डायरेक्ट सम प्रिंट कराना है, ये वाली चीज़ें आपने प्रोग्राम की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने एनालाइज करना है कि आपने आउटपुट पे क्या प्रिंट कराना है। फिर है एनालाइज द प्रोसेस। The stepwise procedure for taking inputs and converting to output must be analyzed. The procedure needs some algorithmic steps that specify the flow and control of procedure. Also, the phase checks whether the valid data is passed from input or not. अच्छा, अब फिर क्या है, आपने पूरे उस प्रोसेस को एनालाइज करना है कि क्या सही इनपुट दी गई हैं, ठीक है, और उनको आउटपुट में सही तरह से कन्वर्ट किया गया है। इसमें फिर आपके पास एक चीज़ आती है, उसको आप कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, जो कि आपके डिज़ाइन फेज में आते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर दैट वर्क्स इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब जो भी आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, उसका जब आप एक स्टेप वाइज सोल्यूशन लिखेंगे या डिजाइन करेंगे, उसको आप एल्गोरिथम बोलते हैं। The steps of solution should be written in user understandable form and should not susceptible to errors. In addition, an algorithm should be written in a way that it can be comfortable to extend and the programmers can easily code it to any programming language. अच्छा, सो बेसिकली डायरेक्ट जो एक अच्छी अप्रोच है प्रोग्रामिंग की, उसमें क्या है कि आपको जब भी एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट दी गई है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट की दी गई है, आप इसको एक इजी लैंग्वेज में उसका स्टेप वाइज सोल्यूशन लिखें, ठीक है, जिसको हम एल्गोरिथम कह रहे हैं।
एल्गोरिदम आप डायरेक्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता है कि उसका आपका सिंटेक्स, आपको उसके रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। उससे पहले आप क्या करें कि आप एक इजी लैंग्वेज में जो कि यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसे स्टेप बाय स्टेप जो है उसके प्रोसीजर्स लिखें, एक एल्गोरिदम डिजाइन करें। एल्गोरिदम आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने उसमें जो है वो कुछ एडिशन करनी है, कुछ स्टेप्स ऐड करने हैं, वो भी आप इजीली ऐड कर सकें, और फिर उस एल्गोरिदम को आप इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर क्या होता है, फिर आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है कोडिंग का, ठीक है। अब आपने एक प्रॉब्लम दी है, आपने उसको एनालाइज कर लिया है, इनपुट आउटपुट आपने उसकी एनालाइज कर लिया, आपने उसका एक स्टेप वाइज सोल्यूशन लिख लिया है, एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने उसे कोड करना है। After the design, the algorithm is translated according to computer understandable program. The program is written in some programming language. The प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम राइटिंग इज नोन एज कोडिंग, ठीक है। इसको हम कोडिंग कहते हैं कि जो जब आप जो है वो अपने एल्गोरिदम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, चाहे वो सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप लिखेंगे, ताकि फिर वो आगे जो है वो कंपाइलर के थ्रू कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके, तो उसको आप उस प्रोसेस को आप कहते हैं कोडिंग। फिर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट का एक फेज आता है। इसमें आप क्या है, इसमें आप सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने प्रोग्राम, ठीक है। इसमें आप नॉर्मली अब जो छोटे प्रोग्राम्स अपने लिख रहे होते हैं, लैब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसकी तो आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, तो आप उनकी जो है वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। कि कहाँ कहाँ पे आपने कौन सा मेथड किस लिए यूज़ किया है, फिर आप अपने कोड में जो है वो कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं, ताकि आप बाद में भी जब भी उस कोड को खोल के देखें तो आपको पता हो कि आपने किस लिए क्या चीज़ यूज़ की है। अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल गिवन है। कैलकुलेट द टोटल ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब पहला स्टेप क्या है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना, इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने पहले 10 नेचुरल नंबर्स लेके उनका सम फाइंड आउट करना, ठीक है। टोटल मीन्स सम। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से 10 तक बन जाएंगे। अब क्योंकि हमने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, तो जाहिर है हमें इनपुट क्या देनी है, हमें इनपुट में उसे 10 नेचुरल नंबर्स इनपुट देंगे। फिर अब आप आउटपुट पे क्या देंगे, आपने उनका सम प्रिंट कराना है आउटपुट पे, ठीक है। तो आप उनका सम जो है वो आउटपुट पे प्रिंट कराएंगे। अब ये देखें, इनपुट पे आपने लिखा नेचुरल नंबर, ठीक है। जो इनपुट आप 1 बाय 1 जो है वो नेचुरल नंबर इनपुट लेते रहेंगे। आउटपुट पे आपने क्या है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब n जो है वो आपके वो नंबर है जहां तक आपने नेचुरल नंबर्स को फिट कराया। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है, तो n की वैल्यू इट मींस के 10 है, कि 1 से 10 तक आपने नेचुरल नंबर्स को फिट कराना है। प्रोसेस क्या है, a stepwise procedure that generates output provided a given input, sum of all natural numbers can be processed by the equation। अब यहाँ पे आप देखिए एक सिंपल इक्वेशन दी हुई है कि क्या आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, ये समेशन का साइन है कि i की वैल्यू 1 से n तक होगी, ठीक है। और i में आपने क्या करना है, 1 + 2 + 3 अप टू n, n की जो भी वैल्यू होगी, जैसे 10 है तो वहां तक आपने सारे नंबर्स को ऐड कर देना, ठीक है। और ये आपका आउटपुट पे शो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल दी हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि आपने किस तरह से किसी स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। अच्छा, हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोग्राम मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन। जब आपने अपने प्रोग्राम की प्रॉपर से डॉक्यूमेंटेशन की होगी, ठीक है, कमेंट्स वगैरह प्रॉपर से लगाए होंगे, तो प्रोग्रामर्स को भी इजीली वो इजी होगा कि वो उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकें, और बाद में अगर आपने उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करनी है, तो भी वो आपके लिए आसानी होगी। अब कोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है कंपाइलिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम।
इसमें आपको पता है कि जब आप एक बार पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अब आपने उसको कन्वर्ट करना है उस लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, तो वो आपके पास कंपाइलर होता है जो कि कंपाइलिंग का प्रोसेस करता है। वो क्या करता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये वाला एक बार जब आपका मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको फाइनल जो आउटपुट है वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आउटपुट पे आपने कुछ प्रिंट कराया है तो वो आपको आउटपुट भी शो हो जाता है। नेक्स्ट है फिर एक फेज टेस्टिंग का। टेस्टिंग इज द वे ऑफ डिस्कवरिंग एरर्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट वेदर द एंटिसिपेटेड output is according to real output or not. All valid and invalid inputs are checked while testing a program. Also, the flow of program is checked during the testing process. अच्छा, टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अभी तो आप लोग ऐसे करते हैं ना कि आप लोगों ने प्रोग्राम जो है लिखा है, ठीक है, उसमें कुछ अगर एरर्स आए आपने रिमूव किए हैं, उसे कंपाइल किया, उसको रन किया और देख लिया। टेस्टिंग का फेज उसके बाद आता है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने आपको कहा है कि आप उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है। अब जैसे एक स्कूल है, उसने कहा है कि हमारे लिए एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पूरा एक हमें सॉफ्टवेयर बना के दें। अब आपने पूरा वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ रन करके और उनसे कहा है कि हमारा जो हमने आपका सॉफ्टवेयर बना दिया। अब अगर आप विदाउट टेस्टिंग उस सॉफ्टवेयर को दे देते हैं तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स आ सकती हैं, ठीक है। मे भी उनकी रिक्वायरमेंट कुछ हो और आपने जो है वो किसी और तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया हो। इस केस में टेस्टिंग जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको पब्लिक को देने से पहले उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि उसका एक एक मॉड्यूल उसी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने समटाइम्स देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो वो वेबसाइट बहुत ही एक अजीब सी तरह से वर्क कर रही होती है, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स आई होती हैं, ठीक है। आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे होते हैं, ओपन कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे कब केसेस होते हैं जब आपने उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर से उसकी टेस्टिंग नहीं की होती, उसमें मिस्टेक्स आ रही होती है, ठीक है। अब जैसे आप, अब जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जो है वो फंक्शनैलिटी है लॉग आउट की, ठीक है, आप लॉग आउट पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद आप दोबारा से ओपन करें तो दोबारा से आपको आप लॉग इन हुए हुए हैं, ठीक है, मीन्स कि आप प्रॉपर से लॉग आउट हुए ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है या उसके जो प्रोग्राम है उसमें कोई मसला है। तो अगर आप टेस्टिंग के बगैर अपने यूजर को दे देंगे सॉफ्टवेयर तो जाहिर है उसको यूज करने में मसला होगा। तो टेस्टिंग की जाती है हर सॉफ्टवेयर की, उसके एक एक मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर आता है आपके पास डिबगिंग। डिबगिंग क्या है? इट इज अ प्रोसीजर ऑफ एडजस्टिंग द एरर्स। इसमें क्या है कि अब टेस्टिंग में जो जो आपको एरर्स पता चले अपने सॉफ्टवेयर में, डिबगिंग में क्या है कि आप उन सारे एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। अब आपके पास लॉजिकल एरर्स भी हो सकते हैं और सिंटेक्स एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। एरर्स को हम अभी डिस्कस भी करेंगे लास्ट में। सिंटेक्स एरर वही है जो आपने मिस्टेक्स की होती हैं अपने प्रोग्राम में, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज होती है, ठीक है। उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे होते तो आपके पास एरर्स आते हैं। और एक होते हैं आपके पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स में आपके पास कंपाइलर कोई आपको एरर शो नहीं करता है, ठीक है, वो आपके सारे रूल्स उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही यूज किए होते हैं, सब कुछ ठीक से लगाए होते हैं, लेकिन आपने लॉजिक ही गलत लगाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। आपने अपने उस पे सम प्लस के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ है, तो रिजल्ट पे आपको फर्स्ट 10 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल रहा है बजाय प्लस के मिलने का, ठीक है। तो अब इसमें कंपाइलर तो कोई एरर फाइंड आउट नहीं करेगा, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने लॉजिक गलत बनाई, ठीक है। तो ये आपके पास लॉजिकल एरर्स होते हैं। इन एरर्स को भी आपने टेस्टिंग में फाइंड आउट करके डीबगिंग में उसे रिमूव करना होता है। फिर जो लास्ट में स्टेप आता है वो मेंटेनेंस का आता है। Programs need the method of support and alteration of an existing program to accommodate according to the dynamic need. Practically and scalability are basic attributes of a program. The practicality is accomplished by breaking the problem into sub-problems, providing correct documentation, and following principles and traditions, and naming of variables and standard values to constants. अच्छा, मेंटेनेंस में क्या है कि अब आपने एक बार पूरा आपका प्रोग्राम बन गया, आपने कंपाइल कर लिया, टेस्ट कर लिया, डीबग कर लिया, अब आपने उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन का मतलब ये है कि इन
फ्यूचर अगर आपको उसमें कुछ ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत पड़ी, मे बी कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है यूज़र की, तो आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है, या फिर आपका कोई किसी भी तरह से आप अपने प्रोग्राम में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपकी इजीली जो है वो चेंजेस हो सकें। आपने स्केलेबिलिटी को देखना है कि अगर आपने उस प्रोग्राम में न्यू इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, आपने उसको जो है वो बड़ा करना है, उसमें न्यू इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, कोई न्यू चीज़ें ऐड करनी है, तो वो भी आप अपने प्रोग्राम में इजीली कर सकें, ठीक है। तो ये आपने जो है ये सब कुछ आपने उसकी मेंटेनेंस में देखना होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो इजीली मेंटेन रह सके। अच्छा, तो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो कि आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो है एडा लवलेस। एडा लवलेस इज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप एन एल्गोरिथम फॉर अ मशीन। अच्छा, बेसिकली इसने जो है वो एक आर्टिकल को ट्रांसलेट किया था, ठीक है, और उसने अपने नोट्स में एक एल्गोरिथम, सिंपल सा एक एल्गोरिथम डिजाइन किया था, जिसकी वजह से जो है इसको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है। और इसने थ्योरी में ये भी बताया था कि एक दिन आप कंप्यूटर में म्यूजिक भी प्ले कर सकेंगे और चेस भी खेल सकेंगे। सर उस टाइम कंप्यूटर एक्सेस नहीं करते थे, तो इसने एक सिंपल एल्गोरिथम डिजाइन किया था, लेकिन इस उस टाइम पे इसने प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप कंप्यूटर पे म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं और चेस भी खेल सकते हैं। अब आप ये देख लें कि जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो फीमेल है। ये फीमेल स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो उन्हें लगता है कि वो नहीं प्रोग्रामिंग उन्हें उन्हें अच्छी आती है और उन्हें मुश्किल लगती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फीमेल्स का माइंड भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेल्स का है। आप यहाँ से मोटिवेशन ले लें कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो फीमेल प्रोग्रामर थी, तो अगर वो लॉजिक डिजाइन सीख सकती है तो आप भी इजीली कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या है? अभी मैंने जैसे बताया, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स और फॉर्मूलाज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप वाइज आप उसका सोल्यूशन बताते हैं, पूरा प्रोसीजर बताते हैं, उसको आप एल्गोरिथम कहते हैं। ये वर्ड जो है वो डिराइव किया था एक मैथमेटिशियन से, ठीक है, उसके उसके नेम से जो है ये वर्ड जो है वो एल्गोरिथम डिराइव किया था। एल्गोरिथम आपके मैथ्स में भी यूज हो सकते हैं, कहीं पे भी एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम अगर आप सिंपल देखें एल्गोरिथम क्या है तो वो आपका स्टेप वाइज प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब एल्गोरिथम को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्यूडो कोड यूज करते हैं। Pseudocode क्या है? Pseudocode is a language that resembles plain English and cannot be compiled or executed, but explain a resolution to a problem. Pseudo कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक सिंपल प्लेन लैंग्वेज से रिजेंबल करती है, मीन्स के एक प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है, लेकिन आप इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करके उसे रन करते हैं, सूडो कोड को आप ऐसे कंपाइल करके रन नहीं कर सकते हैं। वो सिंपल आपने अपनी आसानी के लिए एक प्लेन इंग्लिश में स्टेप वाइज एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा होता है। Pseudocode is an informal way of programming description that does not require any strict programming language syntax or underlying technology considerations. अब प्रोग्रामिंग करने का एक इनफॉर्मल वे है, ठीक है। फॉर्मल वे में तो आप एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, स्यूडो कोड में आप इनफॉर्मल वे में एक जो है वो स्टेप वाइज अपने प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। इसमें आपको कोई स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने, आपने सेमीकोलन लगाने, आपने ब्रैकेट लगाने, और आपको ना ही अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की कोई कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आपने पहले कंपाइलर इंस्टॉल करना है या कुछ करना है। सिंपल आप अपने किसी पेपर पे या सिंपल आप नोट पैड पे स्टेप वाइज जो है वो थोड़े से इंग्लिश से सिमिलर वर्ड्स यूज करके आप अपने प्रॉब्लम के का पूरा सोल्यूशन लिखते हैं, उसको आप सूडो कोड कहते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सूडो कोड, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? एल्गोरिथम इनपुट्स रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ सर्कल। आपने यूजर से जो है वो एक इनपुट की वैल्यू लेनी है, उसने रेडियस की वैल्यू आपको बतानी है,
और आपने अपने प्रोग्राम में क्या करना है, आपने उसे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके देना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमने स्टेप वाइज इसका प्रोसीजर लिखा है। पहला स्टेप में आपने स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट का मतलब आपने यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट में आपने लिखा है इनपुट रेडियस इन आर, ठीक है। आर में आप जो है वो रेडियस लेंगे, रेडियस की वैल्यू लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने एरिया फाइंड आउट किया है, आपको पाई की वैल्यू पता है 3.14 इंटू आर करके आपने एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में आपने प्रिंट एरिया करा दिया, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पे आपने एरिया को जाहिर है प्रिंट भी कराना है ताकि आंसर पता चले यूजर को। और नेक्स्ट में आपने एंड कर दिया है इस प्रोग्राम को। तो ये आप देखें कि एक सिंपल हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया कि आपके पास स्यूडो कोड है। कुछ जगहों पे आपको यहाँ पे प्रॉपर से लिखा हुआ नजर आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब यहाँ पे इनपुट की जगह किसी ने लिखा होगा टेक्स रेडियस इन आर, यहाँ पे इनपुट रेडियस इन आर है, मतलब दोनों का सेम है। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि कोई स्ट्रिक्ट आपने लैंग्वेज यूज नहीं की हुई है, अपनी मर्जी से जो आपको इजीली समझ आए उस तरह से आपने ये बिल्कुल एक सूडो कोड डिजाइन कर दिया। एक और तरीका है आपके पास फ्लो चार्ट का, ठीक है, जिसमें जैसे आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट इज अ फॉर्मलाइज्ड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉजिक सीक्वेंस, वर्क और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और सिमिलर फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब किसी भी जो है वो लॉजिक को अगर आप एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं जिसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस को, कोई वर्क है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किसी भी जगह पे आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं ताकि आप उस प्रॉब्लम के सारे प्रोसीजर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। The purpose of a flowchart is to provide people with a common language or reference point when dealing with a project or process. ठीक है, इसमें क्या है कि इसका पर्पस क्या है कि आप डायरेक्ट, जाहिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना इजी नहीं है हर किसी के लिए। तो आप क्या है, जो लोग हैं वो आसानी से फ्लो चार्ट को देख के थोड़ा सा उसे अंडरस्टैंड करके उन्हें समझ आ सकती है कि ये कैसे सारा प्रोसीजर हो रहा है। Flowchart use simple geometric symbols and arrows to define relationships. अब flowchart में आप सिंपल कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, रेक्टेंगल और ओवल टाइप के, और एरोज यूज करते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप शो करने के लिए। ये आपके पास सिंबल्स हैं, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के। या आपके पास ओवल का सिंबल यूज होता है फ्लो चार्ट में, इसको आप स्टार्ट एंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्ट और एंड पॉइंट, ठीक है, जहां से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और जब आपका प्रोसीजर एंड हो रहा होता है तो वहां पे आप ओवल यूज करेंगे। फिर आपके पास एरो आता है। एरो क्या है, इज अ कनेक्टर दैट शोस रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। अब डिफरेंट शेप्स के दरमियान जो एरो का साइन है वो आपको उसकी अपने प्रोसीजर की डायरेक्शन शो करेगा कि जहाँ पे भी जाहिर है ये आपके पास इस तरह से होगा तो आपको पता है कि आपका फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर आपका एरो जो है वो अब ये देखें, इस एरो की डायरेक्शन जो है वो ये है, इट मींस कि आपका जो प्रोसीजर है वो इस डायरेक्शन से इसमें फ्लो करे। अब अगर एरो की डायरेक्शन यूं होगी तो इट मींस कि आपका जो प्रोसीजर है वो इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहा है। इसी तरह अगर आपकी एरो की डायरेक्शन इस तरह से होगी तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोसीजर इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है। तो एरो की बेसिकली डायरेक्शन से हमें पता चलता है कि आपका प्रोसीजर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो है ये पैरेललोग्राम है, इसमें आप कोई भी जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होता है वो उसके लिए आप पैरेललोग्राम यूज करते हैं। फिर आपके पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है वो कोई प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब प्रोसेस आपको कुछ भी हो सकता है, मे बी एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है वो आपको, उसके लिए आप रेक्टेंगल शेप यूज करेंगे। डायमंड शेप जो है वो डिसीजन के लिए यूज होता है। जब भी आपने किसी कोई भी डिसीजन लेना हो उसके लिए आप जो है वो ये डायमंड शेप यूज करेंगे। जैसे आपके पास इफ एल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ में आप कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ट्रू है तो ये हो, फॉल्स है तो ये हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि अगर किसी की एज जो है वो 40 से अबव है तो आपने प्रिंट कराना है यू आर एन ओल्ड पर्सन, और 40 से लेस है तो आपने प्रिंट कराना है कि यू आर अ यंग पर्सन।
इसमें क्या है, अब आपने एक डिसीजन लेना है ना, तो डिसीजन किस बेस पे होगा, आपने उसकी एज का कंपैरिजन करना है 40 से। अगर 40 से लेस है तो आपने एक एक डायरेक्शन में जाएंगे और आपने प्रिंट कराना है कि आप जो है वो यंग पर्सन है। अगर 40 से ग्रेटर है तो वो कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो आपने उस डायरेक्शन में जाके प्रिंट करा देना है कि आप जो है वो ओल्डर पर्सन है। या हम आगे जाके कंडीशन स्टेटमेंट्स करेंगे तो फिर आपको इसकी ज्यादा समझ में आएगी। जस्ट आपने ये सिंबल्स जो है वो याद रखना है कि ये वाले सिंबल्स जो है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं। अब ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल है। The following flowchart represents the step of an algorithm that inputs marks of a student. If marks are 40 or more, it displays pass, otherwise it displays false. अब स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि आपने एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना है जो कि स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेगा। अगर मार्क्स जो है वो 40 से ज्यादा हैं तो उसने पास आउटपुट पे शो कराना है। अगर मार्क्स 40 से लेस हैं तो उसने फेल आउटपुट पे शो कराना। ठीक है, अब हमने स्टेप वाइज इसको इसका फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपने अपना प्रोसीजर किया तो आपने ओवल का साइन यूज किया और उसमें आपने स्टार्ट लिखा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने एरो यूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाहिर है सबसे पहले आपने स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट लेने, वो सबसे पहले अपने मार्क्स एंटर करेगा, तो इनपुट के लिए आपने ये पैरेललोग्राम यूज किया। मार्क्स इनपुट ले लिए। अब आपने उन मार्क्स की बेस पे डिसीजन लेना है कि क्या वो पास है या फिर वो फेल है। ठीक है, तो डिसीजन के लिए आपने ये डायमंड का साइन यूज किया है। डिसीजन के अंदर अब आपने कंडीशन लिखी है कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है। अब डिसीजन में आपके पास दो कंडीशन होती है, या तो वो ट्रू हो जाती है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। दोनों केसेस में आपने बताना है कि आपने क्या करना है। तो अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, किसी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स 50 एंटर किए हैं, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपने यस वाली डायरेक्शन में चले जाना। ठीक है, यस वाली डायरेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे आप आउटपुट पे क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, पास डिस्प्ले करा रहे हैं। अगेन पैरेललोग्राम यूज किया क्योंकि आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करें। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, किसी स्टूडेंट ने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 30 हैं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 तो नहीं है, वो तो लेस देन 40 है, तो फिर आप नो वाली डायरेक्शन में जाएंगे और आप डिस्प्ले पे करा देंगे फेल। ठीक है, अब जो भी इन दोनों में से प्रिंट होना है उसके बाद आपने यहाँ पे ये आपका कनेक्टर है। ठीक है, ये दो डिफरेंट जो ऑपरेशंस है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम एंड कर देना। ठीक है, इसके बाद हमने और कुछ भी नहीं करना। हमारा सारा जो प्रोसीजर है वो खत्म हो गया, हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले भी हो गया और हमने एंड में इसको अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। तो क्या आप देखेंगे ये स्टेप वाइज आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है यूजिंग फ्लो चार्ट। कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब राइट अ फ्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट सम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी। इंटीजर्स आप नंबर्स को बोलते हैं। अब आपने दो नंबर्स का जो है वो सम प्रिंट करना है। ठीक है, अब आप इसे स्यूडो कोड में देखें। सबसे पहले आपने बिगिन किया है, यहाँ पे आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं, बताने का मकसद ये है कि यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इनपुट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में आपने दो नंबर्स इनपुट लेने, जाहिर है जिनको आपने सम जिनका आपने फाइंड आउट करना है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में उनका सम फाइंड आउट करना है, आपने लिखा कैलकुलेट ए प्लस बी। इस स्टेप में आपको पता चल रहा है कि आप जो नंबर्स अभी इनपुट लिए हैं उन दोनों का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप पे आपने प्रिंट रिजल्ट ऑफ सम। अब जो यहाँ पे ए प्लस बी का रिजल्ट आया है वो आपने प्रिंट कराया है और उससे नेक्स्ट स्टेप पे आपने इस सूडो कोड को एंड कर दिया। इसी को आप फ्लो चार्ट में देखें तो आपने बिगिन के लिए ओवल साइन यूज किया है, फिर एरो लगा के आपने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम, इनपुट ए बी आपने दो नंबर्स इनपुट किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने ए प्लस बी कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसमें आपने रेक्टेंगल यूज किया है क्योंकि ये आप एक प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट में आपने आउटपुट पे प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे सम लिख रहे हैं और उसके बाद आपने इसको एंड कर। ठीक है, तो ये आपके पास स्यूडो कोड है, ये आपके पास फ्लो चार्ट है।
जाहिर है नॉर्मली अगर आप देखें तो आपके लिए सूडो कोड लिखना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि अगर अभी तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जब आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो जाहिर है उसके लिए आपका जो ये फ्लो चार्ट है, ये क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये अगर आप इसको काफ़ी बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सूडो कोड में सिंपल आपने लाइन वाइज जो है वो स्टेप्स बताने होते हैं, तो सूडो कोड ज़्यादा इजी होता है। अच्छा, अब ये हम सारी बातें कर रहे थे एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की और उसको जो है वो अपने लिए उसका एक सोल्यूशन लिखने की, ताकि आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उसमें आप फॉर एग्जांपल आपने एक सूडो कोड लिखा है, आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको वहीं पे कोई अपना लॉजिकल एरर नजर आता है, आप उसको वहीं पे ठीक कर लेंगे। ठीक है, पेपर पे तो ठीक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जस्ट एक लाइन लगानी है और उसको करेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखते हैं सोर्स कोड, वो जो आपका कोडिंग का प्रोसीजर है। ठीक है, source code consists of programming statements that are created by a programmer with a text editor or visual programming tool and then saved in a file. For example, a programmer using the C language types in a desired sequence of C language statements using a text editor and then save them as a names file. The file is said to contain the source code. अब जब आप अपने सूडो कोड को ट्रांसलेट करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडिटर यूज करके, तो वो आपके पास होता है सोर्स कोड। ठीक है, अभी आप लोगों ने लैब में देखा भी था कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे थे उसको आप फिर फाइल को सेव कर रहे थे, तो वो आपके पास एक सोर्स फाइल थी और उसके अंदर आपके पास सोर्स कोड था। अब सोर्स कोड में आपने उन जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, सिंटेक्स का ख्याल रखना है। ये कंपाइलिंग सोर्स कोड हम लैब में डिस्कस कर चुके हैं। आप सबसे पहले प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो आपका सोर्स प्रोग्राम होता है। फिर कंपाइलर जो है आपके सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंपाइलर जो है वो सबसे पहले आपका जो है जो एक फाइल जनरेट करता है वो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल होती है, और उसके बाद आप उसको लिंकर के थ्रू जो है उसके साथ लाइब्रेरीज लिंक करके वो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है, जो एक्चुअली आप रन करके अपने आउटपुट पे शो करते हैं। ये डायग्राम से भी शो किया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को लैब में पूरी डायग्राम एक्सप्लेन भी की। ठीक है, सोर्स फाइल, फिर कंपाइलर ने उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया और लिंकर ने डिफरेंट लाइब्रेरीज को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करके उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना। ये सारा जो बैक एंड पे प्रोसेस हो रहा होता है आपके प्रोग्राम को रन करने का, वो शो किया। ये आपका डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर है जो कि हम लैब में यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, कि आप लोगों ने यूज आप कर चुके हैं, आपने इंस्टॉल भी अब तक कर लिया होगा। ये एक और कंपाइलर है बोल एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर, आपके पास बहुत से सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये एक और है, हम जो है वो डेव यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आपके पास ऐसी इन्वायरमेंट होती है जो कि आपको एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करी होती है। इसमें आपके पास एडिटर होता है जहाँ पे आप सोर्स कोड लिख रहे होते हैं, आपके पास कंपाइलर होता है, आपके पास ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, डीबगर होता है, डीबगर यूज करके आप अपने प्रोग्राम से डिफरेंट एरर्स को जो है वो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपके पास डेव है। ये आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि हम लैब में कर भी चुके हैं, स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम में आप अपनी आई स्ट्रीम की हेडर फाइल को ऐड करें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में। आप बता रहे हैं कि हमने एसटीडी वाली जो नेम स्पेस है वो यूज करनी है। अब यहाँ पे इंट मेन वॉइड लिखा हुआ है। सी प्लस प्लस में आप लोग जो है वो ऐसे भी कुछ जगहों पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि मेन से पहले इंट लिखा हो और ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड लिखा हो, लेकिन अब इसका आसान जो है वो तरीका है लिखने का जिसमें आप सिंपल मेन लिख देते हैं और राउंड ब्रैकेट्स लिख देते हैं। कुछ जगहों पे ये भी लिखना पड़ता है, जब आप इंट मेन लिखते हैं ना तो आपको एंड पे अपने प्रोग्राम के एंड पे रिटर्न जीरो भी लिखना होता है। रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो लेकिन अगर आपने इंट नहीं लिखा और रिटर्न जीरो नहीं लिखा तो भी अब डेव में आपके कंपाइलर को पता होता है, तो बेशक आप ये ना भी लिखें तो इसमें मसला नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे लिखा भी हो तो इसमें आपने परेशान नहीं होना है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप रिटर्न जीरो करा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखें, ये आपको ये जो है वो स्लैशेस के साथ, फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ कुछ जो है वो कमेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं।
कमेंट्स आप किस लिए लिखते हैं? कमेंट्स आप अपने लिए लिखते हैं, ठीक है। ये सारी जो लिखे हुए स्टेप्स ये तो आपके कंपाइलर को समझ आ रहे हैं, लेकिन ये जो आपने कमेंट्स लिखे हुए हैं वो इनको इग्नोर कर रहे हैं कंपाइलर। ये आपने अपनी आसानी के लिए लिखे हुए हैं कि नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपको सब कुछ जो है वो इजीली समझ में आए। ये सिंपल आप अपने लिए नोट्स लिखते हैं कि ये आपने क्यों लिया है, ये स्टेप आपने क्यों किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है लाइन वाइज। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमने हेडर फाइल की फंक्शनैलिटीज को इंक्लूड किया है इस लाइन के थ्रू। अब इस लाइन में डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ मेन फंक्शन, मेन के अंदर आपने अपना पूरा प्रोग्राम लिखना होता है। फिर आपने स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ मेन फंक्शन, आपको पता है कि आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज करके जो है वो स्टार्ट करते हैं मेन को। फिर ये आपकी सी आउट की आउटपुट स्टेटमेंट है जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। ये एग्जिट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम है, रिटर्न 0 के आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न हुआ है, एग्जीक्यूट हो गया और फिर आपने ब्रेसेस को क्लोज कर दिया है, तो ये एंड ऑफ एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन जो है वो एंड हो गया और फिर आउटपुट पे आपको इस तरह से जो आपने सी आउट पे लिखा हुआ है वो शो हो जाता है। अच्छा, अब ये इसमें जो सिंपल सारे यूज किए हैं उसमें ये आपके पास हैश है, इसको आप पाउंड साइन भी कहते हैं। ये आपने किस लिए यूज किया है? टू डोनेट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैंने आपको बताया था कि हैश का मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। कंपाइलर जो है वो आपके मेन प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को चेक करता है और देखता है कि अगर उसने वहां पे कुछ ऐड करना है तो वो ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेडर फाइल ऐड की थी हैश इंक्लूड यूज करके। फिर ये आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स है, ठीक है। ये जो जैसे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है इनको आप एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप उस लाइब्रेरी का नेम लिखते हैं, जैसे हमने आईओ स्ट्रीम का नेम एक एंगल ब्रैकेट्स में लिखा था। फिर आपके पास ये राउंड वाली ब्रैकेट होती है, इनको आप पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये आप मेन के साथ लिखते हैं जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फिर आपके पास ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होती है, ठीक है। इनको आप कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं। ये क्या है? आपको डोनेट्स अ ब्लॉक टू इनक्लोज स्टेटमेंट्स। जितने भी आपने प्रोग्रामिंग की अपनी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो आप इन्हीं के अंदर लिखते हैं। फिर ये डबल स्लैश है, इसके डबल स्लैश में प्रीसीड्स अ कमेंट लाइन। जब आपने अपने प्रोग्राम में कोई कमेंट लिखना हो तो फिर आप ये वाली दो स्लैशेस लगाते हैं। फिर आपके पास ये इंसर्शन ऑपरेटर है जिसमें दो बार लेस देन का साइन है। ये आउटपुट्स टू द कंसोल, जैसे सी आउट के बाद आपने ये लगा के उसके बाद आपने जो भी लिखा था वो आपके आउटपुट पे शो हो रहा था। कंसोल आप कह लें, जो आपकी आउटपुट विंडो नहीं ओपन होती जब आप रन करते हैं उसको आप कहते हैं। फिर ये आपके पास कोटेशन मार्क्स हैं, आप इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं कहते हैं। रैप्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो आपने जैसे आपने हेलो वर्ल्ड है या आपका नेम है, ये सब क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मींस इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये आपके जो अल्फाबेट्स हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, इसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं। तो वो आपने हमेशा डबल ये कोटेशन मार्क्स में लिखनी है। फिर आपके पास सेमी कॉलन है, इट मार्क्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। आपने जब भी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे उसके एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे ताकि कंपाइलर को पता हो कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होगी। अब ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आपने ये उसके सिंटेक्स में आते हैं। आपने जहां जहां पे ये बताए गए हैं वहां वहां आपने अपने हर प्रोग्राम में यूज करने हैं। कमेंट्स आर फॉर द रीडर नॉट द कंपाइलर। जो आपके प्रोग्रामर है या जो आपके प्रोग्राम को कोई भी एक और यूजर रीड कर रहा है, कमेंट्स उसके लिए हैं, कंपाइलर के लिए नहीं है। कंपाइलर आपके कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। सिंगल लाइन, ठीक है, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट देना हो तो आप इस तरह से दो फॉरवर्ड स्लैश लगा के आगे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का, अपनी आसानी के लिए, जो भी आपने उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई कुछ भी लिखना हो। मल्टीपल लाइन के लिए अगर मतलब एक से ज्यादा लाइन में आपने कमेंट लिखने हैं तो आप इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश और स्टेरिक और आगे अपना पूरा कमेंट लिखेंगे और फिर एंड पे आप स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट को क्लोज कर देंगे। तो ये चीज आपको जहाँ पे भी नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये आपके प्रोग्राम की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये आपने खुद से या प्रोग्रामर ने अपनी आसानी के लिए कमेंट्स ऐड किए। फिर ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। ये आपको वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डॉट टर्मिनेटर क्वेश्चन मार्क कॉमा लेस देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे आपके प्रोग्रामिंग में भी यूज होते हैं और हम आगे जाके इन सब को यूज करके डिफरेंट प्रोग्राम्स भी बनाएंगे।
रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जिनको आप कीवर्ड भी कहते हैं, ये भी आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो उस लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, जो उसमें पहले से डिफाइन है, उनका स्पेशल मीनिंग है। वो आप खुद से आगे जब आप अपने वेरिएबल्स को डिफरेंट नेम्स देंगे तो उनमें वो नेम्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास इंट, फ्लोट, डबल, चार, ये सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे। वॉइड, रिटर्न, अभी आपने ऊपर एक प्रोग्राम में रिटर्न का वर्ड देखा था, तो ये सी प्लस प्लस का एक अपना रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, उसका उस लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग है जो कि कंपाइलर को समझ में आ रहा है, ठीक है। उस लैंग्वेज में उन्होंने ये उस तरह से डिफाइन किया है। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए हमें हर लैंग्वेज में डिफरेंट कीवर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हम उसे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। जैसे मेन है आपका, ठीक है, मेन आपके एक फंक्शन का नेम। अच्छा, वाइट स्पेसेस होती हैं। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो लैब में स्पेसेस दे रहे थे, जो आपका ये स्पेस का कैरेक्टर उसे प्रेस करके, तो आपके पास वाइट स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में आप जो है वो वाइट स्पेसेस डाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप ब्लैंक्स डालें या टैब यूज करें या न्यू लाइन कैरेक्टर्स यूज करें, सिंबल्स को आप सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाइट स्पेसेस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कैन बी यूज टू मेक द प्रोग्राम रीडेबल। अब क्योंकि स्पेस यूज करने में कोई मसला नहीं है, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अपना सोर्स कोड लिख रहे हैं, तो अगर आप उसमें प्रॉपर से आपने स्पेस ली होगी तो जाहिर है आपका प्रोग्राम जो है वो ज्यादा अच्छा रीडेबल होगा। अगर तो आपने बिल्कुल साथ साथ लिखा होगा तो उसको रीड करना मुश्किल होगा। तो आप जितनी मर्जी स्पेस दें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेन लिखा है, आपने मेन की ब्रैकेट डाली है, उसके बाद आप एंटर प्रेस करें, दो तीन बार एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एंटर से क्या है, वो दो तीन लाइंस नीचे चला जाएगा। ये सोर्स कोड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है कि आपका प्रोग्राम ज्यादा आप इजीली से अंडरस्टैंड करें। बहुत ज्यादा भी ना स्पेस दें कि बहुत ही वो जो है वो खुला हो जाए। एक जगह पे प्रॉपर इजीली बस रीडेबल हो और उसमें प्रॉपर से वाइट स्पेसेस आपने डाली। सी आउट हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया है, इज अ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग द डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्क्रीन। The data output is sent on computer screen character by character, which depth the concept of a stream. For output, the word cout is used with the symbol do less than symbol. These symbols are known as insertion operator. अच्छा, अब सी आउट आप किस लिए यूज करते हैं? आप डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए सी आउट यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहा होता है। आपको तो एक ही बार पूरा वो आउटपुट पे शो हो जाता है, लेकिन बैक एंड पे वो एक एक कैरेक्टर जो है वो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे भेज रहे होते हैं, आप कंप्यूटर भेज रहे होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप सी आउट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आप कह लें कि ये एक रिजर्व वर्ड है, सी प्लस प्लस में इसका एक स्पेशल मीनिंग है। और उसके साथ आप ये दो लेस देन के साइन यूज करते हैं, जिनको आप इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज जाके प्रिंट हो जाए। सो सी आउट का हमारे पास क्या फंक्शन है कि हमने जब भी कुछ अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना हो तो हम सी आउट यूज करेंगे। चाहे वो कोई स्ट्रिंग है, जैसे आपका नेम है, एड्रेस है, या फिर वो कोई कैलकुलेटेड वैल्यू है, जैसे दो नंबर्स का सम है या मल्टीप्लिकेशन है, जो भी आपने आउटपुट स्क्रीन पे यूज करना है उसके लिए सी आउट ही यूज होगा।